डरावनी ताकत को यह इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस इश्यू को ठीक करने के लिए अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल जरूर पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। बहुत बार हम अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। सवाल पूछने के बजाय हम नकल करने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण वही दोहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। और इस तरह के विचार कि आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, अच्छी नौकरी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें हम भीड़ की बात सुनकर करने लग जाते हैं, खतरे नहीं उठाते। दूसरी जरूरी बात, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलना, उन्हें एड्रेस करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग कॉमन स्टेज पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनकी बुराई होगी, लोग उनके ऊपर हंसेंगे, वो अकेले रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते, बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पुअर डैड ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और उनमें से एक जरूरी बात यह थी कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दर्पण की ताकत को, आईने की ताकत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्योंकि जब इंसान आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद से डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, पैसों में, वगैरह वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या? रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात का जिक्र यहां इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में और पड़ोसियों की नकल करने में, उनके ऐशो आराम की नकल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पैसों की समस्या पैदा हो जाती है। वो उनका तरीका है, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर जब हम देखा देखी बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं। और तब हमें जरूरत होती है आईने की, जो हमें यह बताए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बेसिक रूल तो वही है, आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे काम करिए, ऐसे सोचिए, ऐसे बनिए कि पैसा आपका गुलाम हो, वो आपके लिए काम करे। जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग की, ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या फिर रिश्तों की। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अमीर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आप इमोशनलेस हो जाए। अमीर बनने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें। अमीर बनने का यह मतलब नहीं होता कि 24 घंटे आप सिर्फ फायदा उठाने की बात सोचें। अमीरी तो एक सोच है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही खूबसूरत एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया था, जिसे वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब अपने रिच डैड की संगत में आए तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफरेंस क्या है, एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। और तब वो हमेशा अपने डैड को बोलते, डैड ये जो आपने लिया है ये आपका एसेट नहीं, ये आपकी लायबिलिटी है। और इस बात पे वो दोनों घंटों बहस किया करते थे। और लायबिलिटी और एसेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बातें एक्सप्लेन करते, जैसे कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है, जिस पे आपको और खर्च नहीं करना होता, और लायबिलिटी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी जेब से जा ही रहा होता है। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है, तो वो जानते हैं कि बहुत से लोग ये बात
अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से कह रहे हैं। क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वो उसमें अपने पैसे लगाते हैं। अपने घर का मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है। पर दिल और दिमाग के बीच लायबिलिटी और एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक और बात कहते हैं। वो इस तरह समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, तो होगा क्या कि उसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे जो कि शायद फिजूल ही हों। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है, इमोशन है और इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती हैं। पर फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसेट क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज आ जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी। प्रॉपर्टी टैक्स। उनकी पत्नी के मम्मी डैडी को यह बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया था। और यह तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। $1000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में चेक करें तो शायद 70-80 हजार रुपए या शायद उससे भी ज्यादा। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ गया था और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके घर खरीदा और वो घर उन्होंने जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आधे से भी कम है। इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? आपका लिक्विड कैश। वो लिक्विड कैश जो कि किसी सही जगह पर लग सकता था वो घर में फंस गया। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब आप और कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी, यंग कपल शुरुआत में ही अपना पैसा अपने एसेट वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल बहुत ही आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। तो अगर कम शब्दों में समझे तो ये कि घर खरीदने का फैसला जो है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है। इसके बजाय बेहतर ये होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। देखिए, घर खरीदने का असर किसी भी आदमी पर 3 तरह से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ चुका होता है। एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी, एक्स्ट्रा पैसे की बर्बादी जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके जो एसेट्स वाले कॉलम में, संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है इसलिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव कभी मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें ज्यादा दामों पर सुरक्षित रहने वाले लोगों को बेचते हैं, उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। नौकरी की, जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा की, घर खरीदा और उस घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे। और यहां पर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
कौन कितना अमीर है, अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, यही उसकी अमीरी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए, दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। पर ऐसी सोच, ऐसी स्ट्रैटेजी की वजह से परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग अपनी जॉब्स में बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे होते हैं, लेकिन इस सोच की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते। इसे हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं। और इसका कारण छोटा सा है, ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना। 90s के दशक में जॉब्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, रिसेशन आया था, और तब ये बात पता चली कि जो मिडिल क्लास है वो पैसे के मामले में कितना सुरक्षित है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। अच्छी बात यह है कि आज लोग ज्यादा अवेयर्ड हैं, उन्होंने सही जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और म्यूचुअल फंड में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे बचाने में, अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इतना उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ये आर्ट सीख लें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड लिया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और वो जैसा कहता जाता है वो ऐसा करते जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है, जो कि पैसे को संभालना नहीं जानता, वो हमेशा यही सोचता है जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रहो। और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ न होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा, यानी हमें कुछ ना हो, उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। या यूं कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसेट वाला कॉलम खाली रहता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके, बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है, ये जो गरीब वर्ग या मिडिल क्लास जो वर्ग है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही जोखिम भरा मानता है। पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। वो ये नहीं जानते कि पैसा कहां लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग मालिक को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं। एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते, आपका मालिक सफल होता है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। तीसरा, अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा।
तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फायदा हो। मान लीजिए कि अगर आप यह फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसों की समझ न होने के कारण, उसे मैनेज करने की समझ न होने के कारण आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं, पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं, कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है, और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है, ये सब बातें भी समझना उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है, सीखना है और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते जाना है। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उबारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, उनके महंगे कपड़े, घड़ियां, जूते और बहुत सारे ऐसी चीजें लोन वाले पेपर में जो संपत्ति वाला कॉलम होता है उसमें लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था। लोन कमेटी को वो बात एकदम भी समझ नहीं आई। वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास एक नॉर्मल सी नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता है। उन्होंने उनके महंगे कपड़े और महंगे जो खेल का सामान था उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही अचंभा होता है जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसकी नेटवर्थ करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, क्योंकि नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण है। वो ये कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को, एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं ना, उनका प्राइस, उनका रेट, उनका दाम बहुत कम हो चुका होता है। ऊपर से उन पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीजें आपको पैसे के संकट में डाल देती हैं, गरीबी में फंसा देती हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं। पहले तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचते हैं जो कि सच कहें तो बहुत ही कम बिकती हैं, और अगर बिकती भी हैं तो उस पर टैक्स होता है। तो इस तरह से एक बार फिर से सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है, बैंक अपना हिस्सा ले लेता है, और जो काम कर रहा होता है वो कर्ज में डूब जाता है। तो सीख यही है कि इन सारी चीजों में फंसने के बजाय अपने काम से काम रखिए। जो कर रहे हैं वो करते चलिए, कुछ भी छोड़िए नहीं, पर हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी एक्स्ट्रा समझदारी से, फाइनेंशियल लिटरेसी से पैसों को यूज करने का, पैसों को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके एसेट्स बनाते जाइए, पर हाँ, ऐसी चीजों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ये चीजें कभी भी एसेट्स नहीं हो सकती। गरीबी से बचने का एक दूसरा तरीका यह है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और घटा लें और मेहनत ज्यादा करना शुरू कर दें, जिससे इनकम ज्यादा हो। अब बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि सही जगह निवेश करने का क्या मतलब है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो। स्टॉक्स, बॉन्ड खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को ग्रूम करने में पैसे खर्च करें, एजुकेशन में जैसे कि म्यूजिक, लिखना, पेटेंट, स्पोर्ट्स और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जिसे खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उस हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं
हमेशा ध्यान रखें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो। जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी को इमारतों से और जमीन से प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया। जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाएं क्यों, और ऐसी अमीरी का क्या फायदा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। यह सवाल हम सभी के मन में आ सकता है। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि यह सिर्फ सोच का अंतर है। जो अमीर आदमी होता है वो भी ये चीजें खरीदता है, वो विलासिता की चीजें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में। पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फायदा हो सकता है और किस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं उल्टा जो मिडिल क्लास आदमी है या गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले वो अपने शौक पूरे करता है। घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ियां, कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमियों के पास भी ये सब होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वो अपनी अर्निंग वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं। उसके बाद उनके एसेट्स वाले कॉलम से जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उससे वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है, लोन लेता है। सच्ची लग्जरी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन देती है, उसे बढ़ावा देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनके पास उनके अपार्टमेंट से अतिरिक्त पैसा आने लगा, रेंट या कुछ भी, तब वो बाजार गए और उन्होंने अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी। इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिम नहीं था, क्योंकि वो पैसा उन्होंने अपनी सेविंग्स से नहीं बल्कि अपार्टमेंट हाउस के इनकम से खरीदा था। पर इसके लिए उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे, और जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ा तो आखिरकार वो उन्हें इतना पैसा दे गया कि एक महंगी कार खरीदी जा सके। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो, पर कर्ज पर ऐसी चीज खरीदने से देर सबेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उससे उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि उस चीज को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया गया है वो उस आदमी के सर पर भार बन जाता है। अगर एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। और ये राज अमीरों को भीड़ से अलग रखता है, या यूं कहें कि भीड़ से आगे रखता है। जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने काम में पूरा मन लगाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग अमीर बन जाते हैं। अगर मिल के चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्त दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मेरे रिच डैड की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। न जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा।
रॉबर्ट टी कियासाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वॉर्स होती थी, युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ कह भर देते थे और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से देता था। बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स जो है वो लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे लगभग 50 सालों के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और बात थी, शुरुआत में ये जितने भी टैक्स थे ये सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। तो रिच डैडी चाहते थे कि माइक और वो इस बात को न भूलें और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना ही इसीलिए कि लोगों को लगता था कि इससे अमीरों को सजा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियासाकी आगे कहना जारी रखते हैं, एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गए और उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैडी ने रॉबर्ट टी कियासाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा, एकजुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों के ऊपर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इसके सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा और फिर उनमें कमियां निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुए। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसी लड़ाइयां तब छिड़ती हैं जब किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर कानून बनते हैं, और ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है, पर वो ये मानते नहीं। हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते थे, फिर वो भी गरीबी से आजाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चे को यह सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता। समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर ढकेल देगा। कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है ये हम अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला है। न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, अरे ये जीवन का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा रॉबर्ट टी कियासाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड पर। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल ही है। अगर आप इसे एक खेल की तरह एंजॉय करेंगे तो आप और ज्यादा रिच होते जाएंगे। हर हफ्ते वो निवेश करते हैं और कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो उस निवेश को अगले हफ्ते के लिए सेव कर लेते हैं और जब हारते हैं तो खुद से जीतने वाले की आंख में आंख डालकर कहते हैं ठीक है, अगले सैटरडे फिर मिलते हैं। रॉबर्ट टी कियासाकी की बात से यह समझ में आता है कि पैसा कमाना भी खेल जैसा ही है। अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर ग्रो करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है। अमीर बनना भी कुछ वैसा ही है।
कभी आप गलती करते हैं और हार जाते हैं, कभी आप उस गलती को सुधारते हैं और जीत जाते हैं। वैसे बचपन से जवानी तक जब भी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या हमारे आसपास भी, बच्चों को गलतियां करना अलाउड नहीं होता। उन्हें कहा तो जरूर जाता है कि आप गलती कर सकते हैं, पर जैसे ही बच्चा गलती करता है उसे टोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, उसे डांटा जाता है और धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि गलती करना इज नॉट अलाउड। पर अगर देखा जाए, हम इंसान गलती करके ही सीखते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है अपनी गलतियों से अचीव किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ छोटा छोटा खरीद लेते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा और साफ सुथरा तरीका है और आसान भी है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कि कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। वहीं दूसरी तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। वो किसी दूसरे से नहीं खरीदते, वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स आमतौर पर अपने सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। वो अलग अलग जगहों से सस्ते पार्ट्स लाते हैं और उन पार्ट्स से एक पूरा कंप्यूटर असेंबल करते हैं जो कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है, और फिर वो उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। ठीक उसी तरह से जो दूसरा निवेशक है वो आर्थिक अवसरों के पुर्जों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा इन्वेस्टर है वो समय को पहचानता है और मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने कमर्शियल फायदे को देखते हुए चीजों को इस्तेमाल करता है। और जो दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है सच में वही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। अमीर बनने की राह में, रिच बनने की राह में यह जानना बहुत जरूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खासतौर से इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर इंप्रूव करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन क्वालिटीज की भी जरूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाते, पर आप अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से उन मौकों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट टी कियासाकी के एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो देखने में बुरा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे खरीद क्यों लिया, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे वो उनके दोस्त ने देख लिया था, और वो था घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ा और उन 5 प्लॉट्स को मिलाकर बिल्डर को बेच दिया। इस सारे डील में उसे जो उसने पैसा लगाया था वो तो मिला ही, उसके ऊपर से 3 गुना रकम और मिली। उसने सिर्फ 2 महीने के काम में लाखों रुपए कमा लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी देखा जाए कि उन 2 महीनों की मेहनत में अगर वो जॉब में होता तो कितना कमाता वर्सेस उसने इस डील से जो कमाया। दूसरा पॉइंट, पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह जुटाया जाए और बिना बैंक जाए, बिना लोन लिए किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि उन्होंने भी यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर आर्ट है। अक्सर वो लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं तो आप एक सच्चे इन्वेस्टर हो सकते हैं और बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किस तरह से स्मार्ट लोगों को इकट्ठा किया जाए। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या फिर उन्हें अपने साथ काम पर रख लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत होगी ना, तो यही समझदार लोग आपके सलाहकार का काम करेंगे। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर हां, अगर आपने मन लगाकर सीखा तो आपको उसके फायदे भी बहुत मिलेंगे। पर हां, अगर आपके अंदर इतनी इच्छा नहीं है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, आप उतने अमीर नहीं बनना चाहते,
तो फिर आपको पहले किस्म का ही इन्वेस्टर बने रहना चाहिए। आप तो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। तभी आप तरक्की कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे।